सो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के जनरल एंट्रीज़ के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी जनरल एंट्रीज़ के बारे में ही, जो कि बिल के राइट करने की थी, बिल के डिसऑनर की थी। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसर्न की जो आगे की नेक्स्ट लेवल की जो एंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम जो बिल ऑफ एक्सचेंज की नेक्स्ट एंट्रीज़ हैं उनके बारे में डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। तो गाइज़ आइए हम स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की नेक्स्ट एंट्रीज़ के बारे में। तो गाइज़ सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे जो बताया था आपको कि इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉयर और ड्रॉई। उनको हमने एज्यूम किया है, ड्रॉयर को ए के रूप में और ड्रॉई को बी के रूप में, यानी कि ड्रॉई को हमने एक नाम दे दिया है ए और जो ड्रॉई है उसको नाम दे दिया है बी, ताकि आपको इजीली समझ में आए और आसानी से आप उस एंट्रीज को यूज़ में ले सकें। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल की, यानी कि बिल के नवीनीकरण की। तो गाइज बिल का नवीनीकरण की स्थिति कब उत्पन्न होती है या कब आती है, इसकी एंट्रीज आपको बनाने की ज़रूरत, उसके बारे में आपको बताते हैं। गाइज साथ में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो भी वीडियोस हम बनाते हैं, खासतौर पर जो थ्योरेटिकल नॉलेज की जो वीडियो बनाते हैं आप, तो जो थ्योरी की वीडियोस होती हैं वो हमारी दोनों लैंग्वेज में होती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं वो इजीली इंग्लिश को समझ सकें और जो हिंदी को करते हैं वो हिंदी को। तो हम दोनों लैंग्वेज में आपके लिए वीडियो को तैयार करते हैं। तो आइए गाइज समझते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल के बारे में। तो जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज अनेबल टू पे द बिल ऑन द डेट ऑफ द बिल एंड वांट्स टू अवॉइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द बिल, ही रिक्वेस्ट द ऑथर ऑफ द बिल द ड्रॉयर टू गिव हिम सम मोर टाइम टू पे द बिल। यानी कि जब बिल का स्वीकारकर्ता बिल की तिथि पर बिल का भुगतान करने में असमर्थ रहता है और बिल की अप्रतिष्ठा से बचना चाहता है, तो वह बिल के लेखक अर्थात आहर्ता से ये निवेदन करता है कि वे बिल के भुगतान के लिए उसे कुछ और समय दे दे। If the author of the bill accept the request of the acceptor, then the bill is cancelled and a new bill is written which the acceptor accepts. This action is called renewal of the bill. तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में यदि बिल का लेखक स्वीकारकर्ता के निवेदन को मान लेता है और उस बिल को रद्द कर दिया जाता है और एक नया बिल लिखा जाता है जिसे स्वीकारकर्ता स्वीकार कर लेता है, तब इस क्रिया को बिल का नवीनीकरण कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब ड्यू डेट पर ड्रॉई के द्वारा बिल का पेमेंट नहीं किया जाता है, तो ड्रॉई अगर ड्रॉयर से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें कुछ समय और दे दीजिए ताकि हम आपके बिल का पेमेंट कर सकें, तो उस कंडीशन में अगर ड्रॉयर उसकी एक्सेप्टेंस को, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, तब उस कंडीशन में उस बिल को रिन्यूअल किया जा सकता है, जिस प्रोसेस को हम रिन्यूअल ऑफ द बिल यानी कि बिल का नवीनीकरण कहते हैं। तो गाइस समझते हैं इसके कंसर्न में कौन कौन सी एंट्रीज बनाई जा सकती हैं इन दोनों की बुक में। तो पहले बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, यानी कि एक यहाँ पर तो फॉर कैंसिलेशन ऑफ द बिल की एंट्री सबसे पहले बनती है, जो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर होगा। रिन्यूअल ऑफ द बिल करने के लिए पहले उसे पुराने यानी कि ओल्ड बिल को कैंसिल करना होगा, जिसके लिए वो एंट्री बनाएगा अपने यहाँ पर ड्रॉइज यानी कि एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। उसके बाद अगर मान लीजिए जो ड्रॉई है, जब वो ड्रॉयर से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे को बिल को एक्सटेंड कर दीजिए, यानी कि नया बिल लिखने के लिए जब आपसे वो रिक्वेस्ट करता है, तो ड्रॉयर उससे उस पीरियड को एक्सटेंड कराने के कंसर्न में इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी कि जो ड्रॉयर है वो ड्रॉई की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन साथ में जितने पीरियड के लिए ड्रॉई उसको एक्सटेंड कराता है उस पीरियड के लिए वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देता है, जो ड्यू अमाउंट होता है बिल का। तो उसके लिए यहाँ पर अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट कैश में रिसीव हो जाता है ड्रॉयर को, तो वो अपने एंट्री बनाता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इन कैश। अगर मान लीजिए जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कैश में रिसीव नहीं होता है, तब उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसके लिए वो ड्रॉई को डेबिट कर देता है और इंटरेस्ट के अमाउंट को क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट का यहाँ जो अमाउंट होता है वो ड्रॉयर के लिए एक इनकम होती है। तो वो एंट्री बना लेता है यहाँ पर फॉर इंटरेस्ट चार्ज टू ड्रॉई के कंडीशन में ड्रॉइज एक्सेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर एक्सटेंशन ऑफ द बिल। अगर मान लीजिए कोई अमाउंट पार्टली रूप में ड्रॉई के द्वारा ड्रॉयर को दिया जाता है, यानी कि फॉर कैश रिसीव इन पार्ट पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई, आंशिक भुगतान प्राप्त होने पर, तो एंट्री बन जाती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज यानी कि एक्सेप्टर्स अकाउंट बीइंग कैश रिसीव इन पार्ट पेमेंट। इस तरीके से ही अगर मान लीजिए जो ड्रॉयर है वो जो नया बिल अब उसके ऊपर लिखता है,
यानी कि पहले कैंसिल करने की एंट्री बनाई, फिर इंटरेस्ट की एंट्री बनाई, अब ड्रॉयर के द्वारा ड्रॉई पर नया बिल लिखने की एंट्री बनती है, तो उस कंडीशन में वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करता है और टू ड्रॉई एक्सेप्टर को क्रेडिट करता है, जो कि आपकी एंट्री बनती है बीइंग एक्सेप्टेड रिसीव्ड फॉर द न्यू बिल। अब अगर न्यू बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर हो जाता है तब उसकी एंट्री बनती है फॉर न्यू बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट के लिए, तब वो कैश ऑब्लिक बैंक को डेबिट कर देगा और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। यानी कि ड्यू डेट पर अगर न्यू बिल का पेमेंट हो जाता है तब आपकी एंट्री बनती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो इस तरीके से ये 6 एंट्रियाँ आपकी रिन्यूअल ऑफ द बिल के कंसर्न में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर यानी कि एक यहाँ पर बन सकती हैं। अब हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई यानी कि बी के यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ द बिल की कौन कौन सी एंट्री बन सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वही फॉर कैंसिलेशन ऑफ द बिल की एंट्री बनेगी, जो कि आपके सामने है, बिल को रद्द करने के लिए। तो इसमें एंट्री बनती है आपकी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज ड्रॉयर अकाउंट, यानी कि बीइंग कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। अगर इंटरेस्ट पेड होता है, अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट कैश में पेड करता है, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी आपकी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा इसमें आप वो कर लेना, राइट कर लेना, इसमें इंटरेस्ट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, सॉरी उसके लिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बनेगी, बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन कैश हो जाएगी। उसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ड्रॉई के रूप में, तो ड्रॉई के रूप में जो इंटरेस्ट चार्ज होने पर तो यहाँ पर एंट्री बनती है जब ब्याज की राशि का नकद भुगतान हो, ना कि नए बिल के शामिल में किया जाए। यानी कि जब ब्याज की राशि का नगद भुगतान ना हो, यानी कि जो इंटरेस्ट है कैश में ना दिया जाए, बल्कि उस इंटरेस्ट के अमाउंट को भी नए बिल के अमाउंट में शामिल कर दिया जाए, तब यहाँ एंट्री बनती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एस यानी कि ड्रॉयर्स अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ द बिल। उसके बाद अगर कोई पेमेंट ड्रॉई के द्वारा ड्रॉयर को पार्टली पेमेंट के रूप में किया जाता है, तब उस कंडीशन में वो ए यानी कि ड्रॉयर को डेबिट कर लेगा और टू कैश ऑब्लिक बैंक को क्रेडिट कर लेगा। तो बीइंग कैश पेड इन पार्ट पेमेंट की इसकी एंट्री बन जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट एंट्री आती है फॉर न्यू बिल रिसीव फ्रॉम ड्रॉइज एक्सेप्टर, यानी कि नई बिल की स्वीकृति देने पर। तो अगर नई बिल की स्वीकृति देने की हम बात करते हैं तो उसमें एंट्री बन जाती है एज यानी कि ड्रॉयर को डेबिट किया जाएगा और टू बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग द न्यू बिल एक्सेप्टेड। उसके बाद अगर बिल्स पेबल का ड्यू डेट पर पेमेंट हो जाता है, यानी कि ऑनर्ड ऑफ द बिल हो जाता है, तो फॉर न्यू बिल ऑनर्ड ऑफ ड्यू डेट यानी कि देय तिथि पर नए बिल की राशि का भुगतान करने पर, तब उस कंडीशन में हम बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश ऑब्लिक बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसके बाद गाइस जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, अगर वो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर गिवन नहीं है तब फिर वो आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, जिसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम आपकी स्क्रीन पे आपको दे रहे हैं, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की राशि की गणना करने के लिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ड्यू ऑफ द बिल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टेनर ऑफ द न्यू बिल मंथ ऑब्लिक डेज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी बिल का ड्यू अमाउंट है वो मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पीरियड की, पीरियड में अगर मंथ में दिया है तो आप मंथ अपॉन 12 करेंगे, और अगर पीरियड आपको डेज में दिया है तो फिर आप डेज अपॉन 365 करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है अमाउंट ड्यू ऑफ द बिल, यानी कि जो बिल का ड्यू अमाउंट है वो लेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा आपके लिए, मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड का, अगर मंथ में है तो डिवाइड 12 करेंगे और डेज में तो डिवाइड 365 करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए डिवाइड कर देंगे 100 का। तो गाइस इस तरीके से ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर और ड्रॉई की, यानी कि बिल के स्वीकारकर्ता का दिवालिया होने पर। अब ये इंसॉल्वेंट क्या हो सकता है? तो गाइस इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब ड्रॉई के द्वारा ड्रॉयर को रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप हमारे बिल को एक्सटेंड कर दीजिए, और ड्रॉयर उस बिल को एक्सटेंड कर देता है, तो अगर एक्सटेंड करने के बाद भी जो ड्यू डेट आती है, उस ड्यू डेट पर अगर ड्रॉई के द्वारा बिल का पेमेंट नहीं किया जाता है और ड्रॉई की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी इतनी नहीं है कि वो उस ड्यू अमाउंट को पूरा कर सके बिल के, तब उस कंडीशन में ये माना जाता है कि वो जो ड्रॉई है वो बैंकरप्ट यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम इंसॉल्वेंट ऑफ ड्रॉई कहते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टेड ड्रॉई यानी कि बिल के स्वीकारकर्ता का दिवालिया होने पर, तो इसकी एंट्री बनती है
इसको समझे अगर हम पहले, तो व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज अनेबल टू पे द बिल ऑन द डेट और पेमेंट एंड देयर इज नॉट सो मच मनी अवेलेबल फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी that the debts can be repaid, then it can be understood that the acceptor has gone bankrupt or insolvent। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बिल का स्वीकारकर्ता भुगतान की तिथि पर बिल का भुगतान करने में असमर्थ हो और उसकी निजी संपत्ति से भी इतनी राशि उपलब्ध ना हो पाए कि वे जो ड्यू अमाउंट है उसका पेमेंट कर सके, तो ये समझा जाता है कि स्वीकारकर्ता एक्सेप्टर यानी कि ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया है। यानी कि जब न्यू बिल के ड्यू डेट पर भी ड्रॉई के द्वारा बिल का पेमेंट नहीं किया जाता है और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में भी इतना अमाउंट नहीं होता है कि वो उस बिल का पेमेंट कर सके, तब उस कंडीशन में ड्रॉई को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो गाइज, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बाद जो ड्रॉई होता है उस कंडीशन में कौन सी एंट्रीज बन सकती हैं वो हम आपको बताते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एंट्री ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई की, यानी कि जो बिल के स्वीकर्ता के दिवालिया होने पर निम्न प्रविष्टियाँ की जाती हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर की यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कंडीशन होती है, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो ड्रॉयर होता है वो उस बिल को 4 तरीके से यूज़ में ले सकता है। फर्स्ट, वो मैच्योरिटी तक उस बिल को अपने पास रखे। सेकंड, वो उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा ले। थर्ड, वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, थर्ड पार्टी को क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए बिल को एंडोर्स कर दे, या उसे अपने बैंक में जमा करने के पर्पज़ से कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दे। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं जो कि ए उस बिल के लिए कर सकता है। तो उन 4 प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर भी एंट्री की जाती है, जो कि होती है डिसऑनर ऑफ न्यू बिल के लिए। तो नए बिल के डिसऑनर होने की कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन अगर एक यहाँ ड्रॉयर के यहाँ पर व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि ड्रॉयर ने मैच्योरिटी तक बिल को अगर अपने पास रखा है तब वो एंट्री बनाएगा ड्रॉई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। सेकेंड कंडीशन है व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, यदि उसने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया है तो एंट्री बनेगी बी, यानी कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। थर्ड कंडीशन आ जाती है गाइस, अगर व्हेन द बिल इज एक्सचेंज इन एंडोर्स, यानी कि जो बिल है हमारा वो अगर हमारा एक्सचेंज हो जाता है, किसको एंडोर्स कर देते हैं उसको थर्ड पार्टी को, तो उस कंडीशन में ड्रॉई को डेबिट कर दिया जाएगा और जो भी थर्ड पार्टी होगी जिसका भी नाम होगा उसका XYZ या जो भी एंडोर्स ही होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। उसी तरीके से अगर बिल को कलेक्शन के लिए सेंड किया गया है तब एंट्री बन जाएगी ड्रॉई को हम डेबिट कर देंगे और 2 बिल्स फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड इसकी एंट्री बन जाएगी। तो गाइज, ये बात थी इन द बुक्स ऑफ ए के यहाँ पर। अब बात आती है इन द बुक्स ऑफ ए के यहाँ पर जो ड्रॉई से अमाउंट मिल पाता है उस बिल के अगेंस्ट, क्योंकि सारा पैसा तो मिल नहीं पाता है, सारा पैसा मिलता तो वो इंस्टॉलमेंट ही नहीं होता, लेकिन जो भी पैसा उससे मिल पाता है उसकी प्रॉपर्टी से मिल पाता है तो उसके लिए फिर जो ड्रॉयर होता है वो अपने आप पर ये एंट्री बनाता है, यानी कि ऑन रिसीव ऑफ पार्टली अमाउंट और डिविडेंड फ्रॉम द ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ द बिल, बिल के स्वीकारकर्ता से आंशिक राशि या लाभांश प्राप्त होने पर, तो उसकी एंट्री बन जाती है यहाँ पर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई ऑब्लिक एक्सेप्टर्स अकाउंट बीइंग पार्टली अमाउंट रिसीव फ्रॉम ड्रॉई इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट ट्रीटेड एज बैड डेब्ट्स, यानी कि यहाँ पर जो ड्रॉयर होता है उसको जो पैसा मिल जाता है उसको तो वो कैश ऑब्लिक बैंक के रूप में ले लेता है डेबिट में, और जो पैसा उसे नहीं मिल पाता है उसके लिए उसे वो बैड डेब्ट्स मान लेता है, यानी कि वो उसका पैसा मारा गया उसके लिए वो एक लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर कैश डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई एंट्री बन जाती है। अब गाइस बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, यानी कि बी के यहाँ पर। तो इंसॉल्वेंट होने की कंडीशन में ड्रॉई के यहाँ पे बी के यहाँ पे कौन कौन सी एंट्रीज बनाई जा सकती हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ द न्यू बिल की एंट्री बनती है, तो उसके लिए सिंपल बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर को कर दिया जाता है बीइंग कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। उसके बाद अगर ड्रॉई के द्वारा जो पेमेंट ड्रॉयर को किया जाता है तो उसके लिए वो ड्रॉयर को डेबिट कर देगा, जितना उसने पेमेंट करा है उसके लिए वो कैश को क्रेडिट कर देगा, और जो पैसा वो पेमेंट नहीं कर पाया है उसको डेफिशिएंसी के रूप में अपने आप पर क्रेडिट कर लेता है, जिसकी नरेशन आपकी बन जाती है बीइंग पार्टली अमाउंट पेड टू ड्रॉयर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड
द बैलेंस अमाउंट ट्रीटेड एज डेफिशिएंसी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो ड्रॉई होता है वो जितना अमाउंट ड्रॉयर को कम देता है उसे वो अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है डेफिशिएंसी के रूप में। तो गाइस ये हमने बात करी थी अभी डिसऑनर्ड ऑफ द बिल की, जब न्यू बिल डिसऑनर होता है, यानी कि जब ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाए और न्यू बिल डिसऑनर हो जाए तो उसकी कौन कौन सी एंट्री बन सकती हैं वो हमने आपको बताई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल एंट्री इन द केस ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द बिल के बारे में। तो गाइस जैसा कि हमने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो हमने इस बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसर्न में टोटल 3 वीडियोस बनाई हैं। फर्स्ट वीडियो टोटल थ्योरी के लिए बनाई थी, सेकंड इसकी जनरल एंट्री की थी, और ये थर्ड वीडियो भी आपके हम जनरल एंट्री के बनाते हैं, जिसको हमने पहली वीडियो का नाम दिया था मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। वो आप जाकर हमारी जो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। और जो हमने इसका पार्ट 1 बनाया था वो जनरल एंट्री के रूप में बनाया, और ये इसका पार्ट 2 भी जनरल एंट्री के रूप में बनाया है। तीनों वीडियो को आप थ्योरी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं और अपने यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम इसकी न्यूमेरिकल के बनाएंगे। तो गाइस बात करते हैं अकोमोडेशन ऑफ द बिल के बारे में। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब दो अलग अलग बिजनेसमैन होते हैं, यानी कि एक मान लीजिए पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, और दोनों को अगर पैसे की ज़रूरत है तो अगर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों वेंडर और परचेज़र ही हों। यहाँ पर दो पार्टीज़ हो सकती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर बिल लिख सकती हैं और उसे एक्सेप्ट करके एक दूसरे को देखकर बैंक से बनाकर जो पैसा आता है उसे आपस में अपने बिजनेस में लगा सकती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए ने बी पर एक बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ए ने उसे अपने बैंक से डिस्काउंट कराया, उसके बाद जो बैंक से उसे पैसा मिला उसमें से जो शेयर उसका खुद का था वो उसने अपने पास रख लिया, बाकी पैसा उसने जो बी है उसको दे दिया। सेम वही प्रोसीजर में बी ने ए के ऊपर एक बिल लिखा, ए ने एक्सेप्ट किया, उसको बी को दिया, बी ने अपने बैंक से डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट करके जो बी के बाद पैसा आया उसने जो अपना शेयर है वो खुद रखा, बाकी पैसा उसने ए को दे दिया। और उसके बाद जब ड्यू डेट होती है तो जो बकाया पैसा होता है वो आपस में एक दूसरे को देकर उस बिल का पेमेंट कर दिया जाता है। तो उसके कंसर्न की एंट्रीज जो होती हैं वो क्या बन सकती हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखें, जैसे कि इफ़ द ऑथर ऑफ द बिल रिडीम्ड हिज शेयर आफ्टर कैशिंग द बिल, द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ द बिल एक्सेप्टर सेंड टू एक्सेप्टर। यदि बिल का लेखक बिल भुनाने के बाद अपने हिस्से का रुपया रखकर बिल स्वीकारकर्ता के हिस्से की राशि को स्वीकारकर्ता को भेज देता है, तब आपकी एंट्री बनती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर के यहाँ पर ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक और टू डिस्काउंट अकाउंट। इसमें वो ड्रॉई को डेबिट कर देता है और कैश और डिस्काउंट को क्रेडिट कर देता है। उसी तरीके से इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर की अगर ड्रॉई की बात करें, अगर जैसे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर के यहाँ पर तो ड्रॉइज डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट बीइंग रेमिटिंग द प्रोसीड्स एंड चार्जिंग द डिस्काउंट। अब अगर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई की यहाँ बात करें तो एंट्री बन जाती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर्स अकाउंट, यानी कि बीइंग गेटिंग द प्रोसीड्स एंड चार्जिंग द डिस्काउंट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों के यहाँ पर एंट्री बन जाती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के यहाँ पर। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरल एंट्री इन द केस ऑफ अकोमोडेशन ऑफ बिल में ही ये एंट्री हो जाती है जो फाइनल पेमेंट करने की होती है, यानी कि अब इफ़ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल पेज द बिल ऑन द पेमेंट डेट फॉर दिस द ऑथर विल सेंड हिज शेयर द अमाउंट, यानी कि यदि भुगतान तिथि पर बिल का स्वीकारकर्ता बिल का भुगतान कर दे, इसके लिए लेखक द्वारा अपने हिस्से की राशि भेजने पर, यानी कि जो बकाया अमाउंट होता है वो अब जो एक दूसरे को भेजते हैं, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर के यहाँ पर वो ड्रॉइज डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा बीइंग सेंडिंग द अमाउंट टू ड्रॉई टू इनेबल हिम टू मीट द एक्सेप्टेंस, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर, यानी कि जो हिस्सा उन्होंने अपना रखा था अब वो वाला अमाउंट वो वापस कर रहे हैं उस सेकंड पार्टी को, ताकि वो उसका पेमेंट बिल का बैंक को कर सके। तो उसके लिए एक दूसरे के यहाँ पर ये एंट्री बना लेते हैं। ड्रॉयर जो होता है वो ड्रॉई को डेबिट करके टू कैश करता है, और ड्रॉई जो भी होता है उस कंडीशन में वो कैश टू ड्रॉयर एंट्री बना लेता है। तो गाइज इस तरीके से ये एंट्री बनाई जाती हैं। अब इसमें कुछ टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो आपको थोड़ी समझनी और ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है ड्यू डेट की। जैसे हमने कई बार कहा कि बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट होना और ना होना, तो ड्यू डेट क्या है? तो गाइज ड्यू डेट इज़ द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट इज़ ड्यू फॉर पेमेंट,
यानी कि देय तिथि वह तिथि है जिस दिन विनिमय पत्र या प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान के लिए देय होता है, यानी कि जिस दिन बिल का पेमेंट होना होता है उस डेट को ही हम ड्यू डेट कहते हैं। गाइज इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी, डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि ग्रेस पीरियड क्या होता है। इसमें आप देखेंगे जब क्वेश्चन करते समय तो ग्रेस पीरियड की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, तो वो क्या है, जिसको हम हिंदी में अनुग्रह दिवस बोलते हैं। तो गाइज इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द बिल द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज गिवन द एडिशनल 3 days टू पे द बिल विच इज़ कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि जो ड्रॉअर होता है वो ड्रॉई को जो भी उसकी ड्यू डेट होती है, यानी कि जिस डेट जितने, जैसे सपोज़ कीजिए कि हमने 1 जन को 3 मंथ के लिए एक बिल लिखा, तो 1 जन को 3 मंथ के लिए लिखा, तो 1 जन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च और 1 मार्च से 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल को उसको उसका बिल का पेमेंट करना होगा। अब 1 अप्रैल के बाद ड्रॉयर के द्वारा ड्रॉई को 3 दिन और ग्रेस पीरियड के लिए दिए जाते हैं, यानी कि उसको 3 दिन की और छूट दे दी जाती है कि अगर आप अरेंज नहीं कर पाए तो हम आपको 3 दिन और देते हैं, इन 3 दिन को आप अरेंज करके हमें पेमेंट कर दें। तो वो जो 3 दिन का पीरियड होता है उसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं, जो कि बिल की डेट में जुड़ने के बाद बिल की ड्यू डेट मानी जाती है, बन जाती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि विपत्र की अवधि में बिल के स्वीकारकर्ता को विपत्र के भुगतान के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है, जिसे अनुग्रह दिवस या रियायती दिवस भी कहा जाता है। बात करते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी की, तो इसमें इसको परिपक्वता तिथि बोल देते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि द डेट विच कम आफ्टर एडिंग 3 days टू द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल की देय तिथि में 3 दिन जोड़ने के बाद आने वाली तिथि को मैच्योरिटी तिथि कहा जाता है, यानी कि जो बिल की डेट है, जैसे हमने कहा 1 जनवरी को हमने 3 मंथ के लिए अगर एक बिल लिखा और उसकी डेट हुई 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल में अगर हम उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ देते हैं तो उसकी जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो हो जाएगी 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल उसकी फाइनल डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाती है। तो गाइज इस तरीके से इसकी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज थी जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। गाइज इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो भी थ्योरेटिकल थी, इसके मीनिंग के बारे में, टाइप्स के बारे में, और इसकी जो पार्टीज़ होती हैं एसेंशियल उनके बारे में, और साथ में उनकी जो भी जनरलिटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में, तो हमने टोटल मिलाकर जो पूरा एक कंप्लीट पैकेज है वो हमने 3 वीडियो में आपके सामने रखा है, जिसमें पहला मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, टाइप ऑफ एक्सचेंज और एसेंशियल पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में हमने बनाई थी। सेकंड वीडियो हमने जनरलिटीज़ की बनाई पार्ट 1 के रूप में, और ये थर्ड वीडियो जनरलिटीज़ की बनाई पार्ट 2 के रूप में। तो हमें उम्मीद है कि हमारी तीनों वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, आप उसको अपने यूज़ में ले सकते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज भी दें, जो कि ईजिली आपको चैनल्स पर नहीं मिलती है। तो गाइज़ आप इनको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं थ्योरी के रूप में इसको समझने के पर्पज़ से, और न्यूमेरिकल में इनका फ़ायदा ले सकते हैं। गाइज़ हमारे पास न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज की वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज़ अगर आप वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो को बना सकें। थैंक यू।